बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जून और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग पर। आपको अब तक ये तो मालूम हो चुका कि जो पिछली रात गुजरी उसमें अमेरिका ने ईरान पर अपने B-2 बॉम्बर्स जहाज़ों के साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा वजनी और ख़तरनाक बम जिसे 57 कहता है अमेरिका, उसको गिरा दिया। और ये एक नहीं कई बम गिराए और ये दावा किया कि ईरान की 3 जो सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये तो अमेरिका का एक्शन था, अमेरिका का ऐलान था, एक्शन था और उसके बाद दावा था। अब चल रहा है ईरान अपनी चाल। ईरान ने ऐसी चाल चलने का फैसला किया है जिससे पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल के लिए बल्कि फ्रांस, जर्मनी और बाकी मांदा पूरी दुनिया, शायद चीन, बाकी दुनिया के लिए भी इसमें बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अब ईरानी जो पार्लियामेंट है उन्होंने वोटिंग की है कि हम आबनाए हरमज़, स्ट्रेट्स ऑफ हरमज़ जो है उनको उसको बंद कर देंगे। ये आबनाए हरमज़ क्या है पहले समझ लीजिए। ये एक समंदर की तंग पट्टी है। गालिबन ये 21 मील चौड़ी है। अच्छा, जब मैं मील कहता हूँ, कई दफ़ा अमेरिका में मील चलते हैं और पाकिस्तान में हम किलोमीटर्स को करते हैं, तो आप कई दफ़ा, पिछली दफ़ा मैं ईरान का जो रकबा था वो भी मीलों में बता रहा था। कुछ दोस्तों ने समझा कि मैं किलोमीटर्स में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो समंदर की पट्टी है ओमान और ईरान के दरमियान, हम आपको तस्वीर पर दिखा रहे हैं, ये वो स्ट्रेट्स ऑफ हरमज़ या आबनाए हरमज़ इसको कहते हैं। ये वो पट्टी है जिसमें एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है और दरमियान में फासला है तकरीबन 21 मील, जो कि 39 किलोमीटर बनते हैं। मतलब बहुत थोड़ा फासला है, बहुत ही चौड़ी, कम चौड़ी पट्टी है ये समंदर की। यहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% जो तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो गुजरती हैं और 25% जो लिक्विड गैस है वो गुजरती है। और दुनिया का तो 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसमें से गुजरती है और 25% गैस, लेकिन जो एशियन मार्केट्स हैं उसका 76%, 76% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस है वो यहाँ से गुजरती है। तो एक बड़ा पोर्शन अब एशियन मार्केट में आप समझ लीजिए, जापान भी आएगा उसमें, चाइना भी आएगा, इंडिया भी आएगा और जाहिर है जो कुछ इस मार्केट में होगा वो पूरी दुनिया पर उसके असरात होंगे। और ऑलरेडी आपको हमने पिछले व्लॉग में बता दिया था कि झट से 12% तेल की कीमत बढ़ गई थी। अब तक हम जब बात कर रहे हैं तो शायद वो तेल की कीमत और भी बढ़ जाए। और अभी तो ईरानी पार्लियामेंट ने इसके ऊपर वोटिंग की है कि इसको बंद कर देना चाहिए। अभी उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है या उनकी जो टीम है नेशनल सिक्योरिटी की, वो इस पर हतमी फैसला करेगी। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनाई साहब वगैरह, वो इसके ऊपर हतमी फैसला देंगे। और अगर जो कि लग रहा है कि ईरान अब आबनाए हरमज़ को बंद कर देगा, तो आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया का 20% वर्ल्ड ऑयल और 25% LNG जो लिक्विड गैस है वो इस रास्ते से बंद हो जाएगी। प्राइसेस कितना ज़्यादा ऊपर जाएंगी ये मेरा ख्याल मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इससे जो पूरी मगरबी दुनिया है और चाइना, इंडिया, तमाम कंट्रीज़ के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस जंग का अगर अगर ईरान ने आबनाए हरमज़ को बंद किया तो फिर इस पूरी जंग का दारोमदार इसके ऊपर होगा, क्योंकि जो फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, किसी हद तक सऊदी अरब और दूसरे मुल्क भी इसको हर सूरत खिलवाना चाहेंगे। और खिलवाने के लिए वो फिर ईरान के बंद करने वाले जो ठिकाने होंगे उन पर बमबारी करेंगे। ईरान ने बहुत मुद्दत से इस पर अपनी जंगी मशकें कर रखी हैं और तैयारी कर रखी है कि अगर इसे बंद करना है तो कैसे करना है। मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन होगा बाकी दुनिया के लिए इसको खिलवाना, लेकिन बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ईरान की बहुत तगड़ी प्रेजेंस है। और मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ही कम पट्टी है चौड़ी। अगर आप फौजी ठिकानों पर हमला कर भी लें तो जो छाता बरदार आप फोर्सेस होती हैं या आप छोटी छोटी टोलियों में ईरान अपने फौजियों को डिवाइड कर सकता है, तो आप ज़रा समझ लीजिए कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है तो कैसे वहाँ से बहरी जहाज़ जो है वो गुजरेंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा कि आना भी है बहरी जहाज़ों ने और जाना भी है, दोनों तरफ की ट्रैफिक है और लंबी लाइनें लगती हैं। 2 किलोमीटर का तो बीच में 2 माइल का तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर का तो ऐसा रास्ता है जहाँ पर जहाज़ एक दूसरे के पीछे चढ़े होते हैं। मतलब कि बहुत ही तंग वो जगह है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जो ऑयल प्रोडक्ट्स को लेकर जाने वाले जहाज़ हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये तो ईरान का मामला है। इसमें यह भी ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान का 70% तेल, जी हाँ, जो पाकिस्तान को 70% तेल है पाकिस्तान के टोटल तेल में से, वो 70% आबनाए हरमज़ में से ही आता है। तो पाकिस्तान पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। अब ज़रा आगे चलते हैं। आज सुबह, अब से कोई दो घंटे पहले अमेरिका वक्त के मुताबिक, जो बल्कि 4 घंटे पहले अब से, अमेरिका के अंदर जो पेंटागन में एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई अमेरिकी जनरल्स ने और अमेरिकी वज़ीर दिफा ने। ये प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमने हमला किया है उसमें ईरान का कितना नुकसान हुआ है उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि अभी हमें नहीं पता कि नुकसान कितना हुआ है, हम उस नुकसान का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप तो ये पहले ही, अब से कोई तकरीबन आप ये कह लीजिए कि कोई 15 घंटे पहले ये दावा कर चुके हैं कि हमने उन एटमी सेंटर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। अब अगर अभी तक जायजा ले रहे हैं तो फिर मुकम्मल तबाह कैसे कर दिया कल 15 घंटे पहले? अगर मुकम्मल तबाह कर दिया तो फिर जायजा क्यों ले रहे हैं? तो इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी कह रहा है। बीबीसी ने भी इस पर रिपोर्ट लिखी है कि इसमें तो बहुत बड़ा तजाद है। अगर ये मुकम्मल तबाह कर दिया तो फिर जायजा किस चीज़ का लिया जा रहा है? और अगर जायजा लिया जा रहा है तो सदर ट्रंप ने यह दावा पहले ही, वक्त से पहले क्यों कर दिया? और बीबीसी ये भी कह रहा है कि इसमें जो बम्बार तैयारों के रास्तों की तस्वीर, कि किस रास्ते से गए, किस रास्ते से आए, वो तस्वीर जारी की गई हैं। नीचे तबाही के कोई सबूत जो है वो जारी नहीं किए गए। तो बीबीसी इसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रेज कर रहा है कि वाकई नीचे कुछ तबाह हुआ है कि नहीं। अब सदर ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आज इतवार है अमेरिका के अंदर, तो आज सारा दिन जो सदर ट्रंप की टीम के मेन लोग हैं, मेन प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे अमेरिकी टेलीविजन के डिफरेंट जो टॉक शोज होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसमें शिरकत करेंगे। और लग ये रहा है कि सदर ट्रंप जो है वो हमलों से ज़्यादा
बयानिया के ऊपर फिक्रमंद हैं और वो अमेरिका के अंदर अपना बयानिया बनाना चाहते हैं। हमलों ने वहां तबाही की है या नहीं, लेकिन वो यहां पर तबाही के दावे करके ज्यादा कुछ समेटना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी ने इंडिया में किया, हालिया झड़पें जो लगी, कभी उसने संदूर बांटने शुरू कर दिए, कभी झंडे, और दूसरी तरफ हमारे डीजीएसपीआर साहब भी कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी फिरे। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज की दुनिया में ये बयानिया की जंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कौन मुल्क जंग जीतता है, कहते हैं जंग में सबसे पहला कत्ल जो होता है वो सच का होता है। तो हर जंग में, हर कॉन्फ्लिक्ट में आपको सबका अपना अपना सच नजर आता है। अब ये तो अमेरिकी सदर की स्ट्रेटजी होगी, अमेरिका की स्ट्रेटजी होगी। पेंटागन में बैठ के उन्होंने कहा कि हमने हमले किए हैं, लेकिन हमें अभी तक क्या नुकसान हुआ उसका पता नहीं, हम उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं। सदर कहते हैं मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अब ईरान की बारी है। ईरान ने कहा है कि जो फर्दो जो फैसिलिटी है उनकी न्यूक्लियर, जिसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल फैसिलिटी है, हम पहले भी आपको मुकम्मल एक वीलॉग कर चुके हैं, अगर नहीं तो उसको देख लीजिए, तीसरा चौथा पिछला वीलॉग होगा, उसमें फर्दों के ऊपर हमने डिटेल से बात की थी। अब ईरानी मीडिया कह रहा है, ईरानी गवर्नमेंट ऑफिशियली इस पर खामोश है, उन्हें खामोशी रहना चाहिए, उनका इंटरेस्ट भी इसी में है। ईरानी मीडिया कह रहा है कि जो फर्दो फैसिलिटी है वो बिल्कुल महफूज है, वहां पर कुछ नहीं हुआ। उसके सिर्फ दाखिली और खारजी रास्ते, जो टनल है जाहिर है क्योंकि जमीन के अंदर जाना है, उसका जो मुंह है टनल्स का, वो तबाही हुई है। और ये पहले ही, ये ईरानी मीडिया तो अब कह रहा है, मगरिब के अंदर जो संजीदा तज्जिया निगार थे वो ये पहले ही कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा गुजरने अंदर और बाहर जाने वाले जो टनल है उनके शुरू के हिस्से को तबाह किया जा सकता है, जिसे ईरान चंद दिनों या हफ्तों के अंदर उसे खोद के दोबारा सब कुछ अपना दुरुस्त कर लेगा और अंदर अपनी फैसिलिटी में काम शुरू कर देगा। अब आप खुद जरा गौर कर लीजिए कि एक तरफ सदर ट्रंप कह रहे हैं मुकम्मल हमने तबाही कर दी है, दूसरी तरफ पेंटागन में जो ब्रीफिंग है, बीबीसी कह रहा है उसमें कोई सबूत नहीं दिए गए, पेंटागन कह रहा है हम इसका अभी असेसमेंट कर रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हमारी ईरानी मीडिया बता रहा है कि बिल्कुल महफूज है, सिर्फ रास्ता जो अंदर जाने का है, वो बाहर से दरवाजा उसका या टनल जो है वो शुरू का कुछ हिस्सा जो है वो तबाह हुआ है। अच्छा, अब जरा इससे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो अब कई तरह से जस्टिफाई हो रही है कि क्या ईरान के पास जो वहां पर एटमी मवाद था वो कंप्रोमाइज हो गया, मीन वो खराब हो गया। जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो एटॉमिक के मामला को देखती है, उसने कहा है कि कोई ताबकारी का अखराज नहीं हुआ। अमेरिका भी यही कह रहा है, रूस भी यही कह रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी भी कह रही है। अब अगर ताबकारी का अखराज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर जो मवाद है वो इंटैक्ट है या उसके ऊपर इस हमले ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब हम नहीं, ये वॉशिंगटन पोस्ट एक स्टोरी कर रहा है जो अमेरिकी बड़ा मोतबर अखबार है, और वो कह रहा है कि ईरान ने जो इनरिच्ड अफसोदा यूरेनियम था उसको वहां से निकाल लिया हुआ है। और वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि 2 रोज पहले इसको निकाला गया है, और जो ये फर्दो फैसिलिटी थी उस पर अमेरिकी हमले से 2 रोज कबल ट्रकों की लाइनें लगी हुई थी, ट्रक ही ट्रक थे। और मगरबी जो एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि ईरान के पास 5,500 किलोग्राम जो है वो यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम था। अब हो सकता है कई गुना ज्यादा हो, लेकिन ये तो कम से कम इनका दावा है, ये भी हो सकता है कम हो। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट अब ये कह रहा है कि वहां पर ट्रकों की गैर मामूली नकलो हरकत जो थी उससे लगता है कि वहां से यूरेनियम निकाल लिया गया है। अब अगर वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी देखें, ईरान का अभी तक कॉन्फिडेंस और उनके मीडिया की खबरें देखें, इंटरनेशनल एटमी एजेंसी जो है और रूस और अमेरिका का ये कहना कि ताबकारी का अखराज नहीं हुआ, इन सबको इकट्ठा करें तो ये समझ आती है कि अभी तक ईरान के पास जितना भी एटमी मवाद है उस तक अमेरिका का कोई बम नहीं पहुंच सका। वो बिल्कुल मौसर है और महफूज है, ईरान उसको महफूज बनाने में अभी तक कामयाब है। आगे क्या होता है वो आपके सामने रखेंगे। अब जरा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने आ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि ये जो हमले हुए हैं, और ये दोबारा हम नहीं कह रहे, ये दी अटलांटिक ने स्टोरी रन की है, अगेन अमेरिका का एक मोतबर जरीदा है, उन्होंने ये स्टोरी रन की है। और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने बुध के रोज इजलास में ये फैसला किया, बुध की शाम को उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने ये हमले करने हैं, और जुमेरात को मुज़ाकरात की गुंजाइश का बयान सोचा समझा फरेब और धोखाधड़ी थी। तो ये कह रहे हैं कि बुध की शाम को उन्होंने फैसला कर लिया। जुमेरात को जो सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अभी 2 हफ्ते लगाएंगे, आपको याद होगा सदर ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते में मैं फैसला करूंगा। जब हमने ये आपको खबर दी थी कि फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात के बाद सदर ने स्केड्यूल दे दिया, और अब वो किसी भी वक्त, और याद कीजिए मैंने ये भी जुमला कहा था कि ये 2 हफ्ते का जो वक्त है ये आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर सदर ट्रंप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो उसी वक्त आपको बताया था कि 2 हफ्ते का मतलब 2 हफ्ते नहीं। और साथ ही याद कीजिए मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका में अगर किसी चीज़ के आने का होने का आपने हिसाब लगाना हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखिए, वहाँ की बैंक्स को, स्टॉक एक्सचेंज को, जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे आंधी आने से पहले परिंदों का बिहेवियर बदल जाता है, बर्ड्स का, बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका में अगर कोई बड़ा काम होने जा रहा हो तो स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ये हमने इसलिए आपको बताया था कि जुमेरात और जुमे को जो स्टॉक एक्सचेंज थी, हालांकि सदर ट्रंप ने बहुत मुस्बत बयान दिया था कि अभी जंग नहीं हो रही, उसके बावजूद वो कोलैप्स कर गई थी और बिल्कुल सिंक हो गई थी इन मामलों के अंदर। उस दिन हमने आपको एनालिसिस किया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिर परसों हमने आपको बताया कि 2 या 3 जो B-2 बॉम्बर हैं वो मिजूरी से उड़े। अब जब हमें पता था, तो मैं पहले भी कह रहा हूं, ईरान को भी पता होगा, तो उससे जो वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है वो इंटैक्ट होती है और समझ आती है कि क्यों ईरान ने अपना यूरेनियम वहां से मूव कर दिया होगा। लेकिन ये जो दी अटलांटिक की स्टोरी है ये बड़ी अहम है, आपके लिए बड़ी अहम है। आप कहेंगे इसमें क्या अहमियत है कि बुध को उन्होंने फैसला किया है, जुमेरात को है, जुमे को हमें इससे क्या नहीं। ये बहुत अहमियत की हमल है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। याद कीजिए बुध वाले दिन ही हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उनके साथ लैम शैंक्स खाई थी। जी हाँ, ये बुध वाले दिन हुआ था। बुध की दोपहर को 1 बजे फील्ड मार्शल साहब उनको मिले थे और उसी शाम उन्होंने हमले का फैसला कर लिया था। ये मैं नहीं कह रहा, अटलांटिक कह रही। जाहिर अटलांटिक ने ये तो नहीं कहा कि फील्ड मार्शल के साथ उस दिन बकरे की चांपें खाई थी और उसके बाद, ये वाला जुमला तो मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन दी अटलांटिक कह रहा है कि ये फैसला बुध की शाम को हुआ था और हमने आपको ये बात जुमेरात को कही थी कि उनकी मुलाकात के बाद स्केड्यूल दिया है। तो अब जो तज्जिया माड़ा चंगा हमने किया था वो दी अटलांटिक की जो स्टोरी है उसको प्रूव कर रही है कि सदर ट्रंप रुके हुए थे इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जो उनकी फील्ड मार्शल साहब के साथ हुई, और इस मीटिंग के फौरन बाद घंटों के अंदर अंदर उन्होंने हमले का फैसला कर दिया या हमले का डिसीजन कर दिया। अब इसमें फील्ड मार्शल साहब से उनकी क्या बात हुई, हमारी तरफ से कोई उन्हें
मदद दी गई या कोई प्रॉमिस किया गया या उन्हें हमारी को मदद दरकार थी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या हमने इनकार कर दिया मदद से, ये भी हमें नहीं पता। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हमारे साथ मीटिंग के बाद उन्होंने ये फैसला क्यों किया। फैसला तो वो पहले भी कर सकते थे, याद कीजिए वो छोड़ के आए थे G7 और वो फैसला कर सकते थे उधर ही उसी दिन ही, मंगल वाले दिन ही, लेकिन उन्होंने वेट किया पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिलने। और ये मीटिंग याद कीजिए जो 45 मिनट की थी, ये कोई 2 घंटे तक गई, लंबी हुई मीटिंग। तो क्या डिस्कस हुआ, क्या अहदो पैमा हुए, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ये फैसला किया, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आने वाले वक्त पर छोड़ता हूं, क्योंकि वक्त ने सच को हमेशा ऊपर लेके आना होता है, सच कभी छुपता नहीं। अब जरा आगे चलते हैं। एबीसी न्यूज अमेरिका का कहता है कि ये जो हमले की तैयारी है ये इसराइल और अमेरिका ने 1 साल से कर रखी थी। मतलब ये कोई नहीं कि ये अचानक हो गई और सदर ट्रंप ने इसका फैसला कर दिया, फलाने ने कर दिया। ये तैयारी बहुत देर से कर रहे थे, लेकिन जाहिर है इर्द गिर्द के जो प्लेयर्स थे उनको कॉन्फ्रेंस में लेना था, किसी का एतमाद हासिल करना था, किसी की मदद लेनी थी। तो ये सारी जो निगोसिएशन थी इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ, उसकी वजह से वो रुके हुए थे। ये अब जो एबीसी न्यूज की स्टोरी है वो यहां पर ये कहती है। अब आगे चलते हैं जरा। जैसे ही फील्ड मार्शल साहब वहां से मिलकर निकले तो बहुत सारे जो जर्नैली टाउट साफी हैं उन्होंने पाकिस्तान में ये बयानियां दिया। और जब वो बयानियां देते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि वो अपनी मर्जी से बयानियां नहीं देते। उनको कोई कर्नल साहब, कोई ब्रिगेडियर साहब कहते हैं तो वो बयानियां देते हैं। उन्होंने ये बयानियां दिया कि जनरल साहब ने सदर ट्रंप को ये कहा है कि मैं सालसी करवाता हूं, आप हमला मत करें, मैं ये मामला जो है ये सेट करवा दूंगा, मतलब मैं बातचीत करता हूं। ये आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं, वाकई पाकिस्तान के अंदर जो जर्नैली टाउट सहाफ़ी थे, जो यूजुअली ISPR का जो बयानिया होता है उसे अपने अल्फाज में बयान करते हैं, उनमें से कईयों ने ये क्लेम किया कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने सदर ट्रंप को राजी किया है कि बातचीत से मामला हल करते हैं, हमला नहीं करना। और हकीकत दी अटलांटिक बता रही है कि मुलाकात के फौरन बाद सदर ट्रंप ने इस चीज़ का हुक्म दे दिया कि हमला करना है। अब हमने कितना राजी किया कितना नहीं, वो तो उस दिन तो चले कह सकते थे, आज तो वो सब कुछ नजर आ गया। अगली खबर पर चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने मुलाकात की है कराची में। मुख्तलिफ मज़ाहब और समाजी हलकों से उन्होंने मुलाकात की है। जाहिर है ईरान के मामले के ऊपर वो बहुत संजीदा कोशिश कर रहे हैं कि मौलवी हज़रात को कॉन्फिडेंस में लिए रखा जाए, कहीं भी इसमें से बाहर ना निकलने दिया जाए। और उन्होंने साथ आज के दिन में ऐलान किया कि जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या ग्रोह को ये इख्तियार हासिल नहीं है। आपको पता है पहले मजहबी जो तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान के बारे में जहाद का ऐलान करती थी। अब ईरान के साथ भी लोगों की गहरी मजहबी लगाव है, स्पेशली जो शिया हज़रात हैं उनका तो बहुत, और वो भी जहाद का ऐलान कर सकते हैं। तो इस सूरत में DG ISPR साहब ने दोबारा याद करवाया है ऐन मुनासिब वक्त पर उलमा और मशाइख के साथ मुलाकात करने के बाद कि रियासत का सिर्फ हक है जहाद डिक्लेयर करने का, आपका नहीं, इससे बाहर रहें, इस तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। तो ये उनकी आज की काविश है, इस पर हम कोई तजिया नहीं करते, आप पे छोड़ते हैं, आप इसको क्या समझते हैं। इसहाक डार साहब बहुत बुरे फंसे। पाकिस्तान ने परसों ही ऐलान किया था नोबेल पीस प्राइज देने का, या शायद कल किया था, और आज पता चला है कि वो खत पाकिस्तान से रवाना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की भी बदकिस्मती देखिए कि एक तरफ सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने का जो दस्तखत करके खत भेजा जा रहा है, और उसी दिन पाकिस्तान से मजम्मत जारी की जा रही है, जिसमें मेरा ख्याल अमेरिका का नाम डायरेक्टली पाकिस्तान ने नहीं लिया। पाकिस्तान ने हमला अमेरिका ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने मजम्मत जो है वो इसराइल की है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, पाकिस्तान ने मजम्मत इसराइल की है, हमला अमेरिका ने किया है। और अमेरिकी सदर को हम नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, वही इसहाक डार अपने दस्तखतों से ये काम कर रहे हैं, और वही इसहाक डार जो हैं वो मजम्मत कर रहे हैं इसराइल के हमले की। वैसे इतनी कालक हमारे मुंह पे मली जानी थी, ये तो हमने कभी सोचा नहीं होगा। आप जरा गौर कीजिए, एक तरफ ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास चाहता है न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान कहता है होना चाहिए इजलास। दूसरी तरफ पाकिस्तान सदर ट्रंप को नॉमिनेट करता है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए एन उस दिन, क्योंकि नॉमिनेट तो एक दिन पहले किया, लेकिन दस्तखत करके खाता आज निकला है, तो एन उस दिन जिस दिन सदर ट्रंप जो है वो हमला कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा मैंने उस दिन आपको कहा था, आप जाहिर है जब नाउमीदी होती है तो लोग उम्मीद की बात या पॉजिटिव बात, मुस्बत बात, आप नहीं, मेरे से भी, हम सब भी सुनना ज़रा मुश्किल होती है। मैंने आपको उसी दिन कहा था कि अब पतंग जितनी ऊंची जानी थी चली गई है, अब इसका डाउनफॉल है। जनरल साहब ने अपने पत्ते जितने खेलने थे खेल दिए। अब इस ईरान वाले मामले में जो भी होगा, ईरान में जंग होगी या नहीं होगी, ईरान में हमारे अड्डे इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, दोनों सूरतों में नुकसान जनरल साहब को होगा। ये देख लीजिए, अभी जंग शुरू हुई है तो जो नोबेल प्राइज़ है वो सदर ट्रंप को मिलना है कि नहीं मिलना, जनरल साहब और मौजूदा रजीम के खाते में वो पड़ गया है। अब वो इस खाते से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वो आपको बताता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले उस मुलाकात के अंदर क्या बात हुई थी उसे पढ़ के बता देता हूं। सदर ट्रंप ने कहा था दे नो ईरान वेरी वेल। उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के हिसाब से ये बात की थी मिलने के बाद। दे नो ईरान वेरी वेल बेटर देन मोस्ट एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। ये बहुत भारी जुमला था। दे आर नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। इट्स नॉट दैट दे आर बैड विद इजराइल। ये भी बहुत भारी जुमला है। दे नो बोथ एक्चुअली बट प्रोबेबली दे नो ईरान बेटर। दे सी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ही अग्रीड विद मी। ये भी बहुत, आखिरी जुमला भी बहुत भारी है, ही अग्रीड विद मी। ये डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने ये कहा था, और उसके बाद क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने है। आप पर छोड़ता हूं इसको। दूसरी बात आपको मैं क्विकली बता दूं, ये मैं आखिर पर बताता हूं आपको कि अब फौरी तौर पर हमारे जनरल साहबान ने इसकी, ये जो नुकसान हो रहा है रजीम में और उनको नोबेल प्राइज़ का, उसकी एक हंगामी स्ट्रेटजी क्या बनाई है वो आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये बता दूं कि एक तरफ ये सब बयानिया चल रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है और अपना जो मोस्ट मॉडर्न उनके पास मिसाइल्स हैं उसके साथ उन्होंने वापस इसराइल के ऊपर हमला किया है। ये हमला थोड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि पहली दफ़ा हाइफा के अंदर एक जाकर मिसाइल गिरा है कि सायरन भी नहीं बजा, उनका जो सिस्टम था वो अब कोलैप्स कर गया, काम नहीं कर रहा।
तेल अवीव में तो सायरन बजे, उसके बावजूद वहाँ पर बिल्डिंग्स की तबाही हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने जो मॉडर्न अब मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। और हाइफा में जो मिसाइल गिरा है उससे तो सायरन भी नहीं बजा। तो अब इसराइल के अंदर इसका कितना खौफ है आने वाले दिनों में, वो अब उसकी एक्सप्लेनेशन से भी वो चीज़ बाहर है कि ईरान क्या करेगा। अब ना हरमज़ तो एक चीज़ है, उसके साथ साथ इसराइल पर किस तरह के मिसाइल फेंकेगा, सब कुछ क्या होगा, ये अब एक परमानेंट डेंजर वहाँ पर जो है वो शुरू हो गया। अब मैं बताता हूँ कि इस सब चीज़ को रोकने के लिए इस तरफ क्या किया गया है। इस तरफ यह किया गया है कि अब जाहिर है सारे लोग नोबेल पीस प्राइज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, सदर ट्रंप की बात कर रहे हैं। ईरान एक हमसाया इस्लामी मुल्क है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 20 से 35% के दरमियान मुतआद बातें हैं कि इतनी शिया पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, उन सब की बहुत ज़्यादा मजहबी अकीदत है ईरान के साथ। इन सब मामलात के अंदर अब भारी पड़ गया है सब कुछ। अब जब पाँव जलते हैं तो किसको नीचे लिया जाता है? अपने बच्चों को। ये तो आपने कहावत सुनी है, आज वही हुआ। पाकिस्तान की सहाफत में सबसे बड़े मुनाफिक, अच्छा ये लोग समझते होंगे ये मैं अंसार अब्बासी साहब तो धीमे से आदमी, मैं उनके क्यों पीछे पड़ा हूँ। मैं कभी आपको बताऊंगा। एक होती है सहाफत, एक होते हैं जाती हमले। ये वो शख्स है जिसने इमरान खान साहब पर, मुझ पर, हमारी पार्टी पर इस तरह के जाती हमले किए हुए हैं, और बदतरीन वक्त में, कि वो जाती दुश्मनी है और उसको जाती दुश्मनी के तौर पर ही लिया जा सकता है, सहाफत के तौर पर नहीं। इसलिए मैं इस शख्स को पाकिस्तान की सहाफत का सबसे मकरू, गलीज और बदतरीन चेहरा कहता हूँ। अब ये जनरल साहबान की मर्जी के बगैर कभी भी ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो अंसार अब्बासी साहब हैं, ये जनरल तो दूर की बात है, कर्नल साहब की मर्जी के बगैर ये कोई खबर नहीं दे सकते। इनकी कैपेसिटी में नहीं है, ये ऑपरेट ही वहां से होते हैं। अब आज इन्होंने जो खबर दी वो इतनी बड़ी खबर दी है कि हिल के रह गए सारे लोग। इन्होंने कहा है कि 10 खरब, पता नहीं 21 या 10 खरब, मतलब 3 अरब डॉलर, या अब कुछ लोग 21 खरब कह रहे हैं इस खबर को, कुछ 10 खरब कह रहे हैं। बार इन्होंने खबर दी है कि 10 खरब रुपए की करप्शन पंजाब में मरियम नवाज ने कर दी है। ये बहुत ही सिजलिंग खबर है। अब आप ये सोचते होंगे कि ये खबर, इतनी बड़ी करप्शन की खबर जनरल साहबान ने मरियम नवाज के खिलाफ क्यों दिलवा दी। सबसे पहले तो क्या ये वाकई ही करप्शन की खबर है? नहीं। मरियम नवाज पर मैं रोज तनकीद करता हूं, लेकिन ये ऑडिट पैरास की रिपोर्ट है। जब ऑडिट करते हैं तो उसके अंदर वो बेकायदगियों की बात करते हैं। ये बेकायदगी होती है, ये मिसिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी करप्शन है। सियासी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ ये जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, नून तो हमेशा ही करती है, करप्शन हो गई। हम भी करते हैं कभी कभार सियासी तौर पर एक दूसरे पर हमलाबाजी, क्योंकि पैसों का हिसाब दुरुस्त नहीं हो रहा होता, उसमें कहीं बिल मिसिंग होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने जो करप्शन की होती है वो सही तरह से उसको उन्होंने टैबुलेट नहीं किया होता। करप्शन तो वही होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता ये 10 खरब की हो। करप्शन तो आपको पता है जो रुपया भी लगता है उसमें से होती है हर सूरत पाकिस्तान में। लेकिन ये जो स्पेसिफिक केस है 10 खरब का, ये ऑडिट पैरास का मामला है, ऑडिटर की रिपोर्ट है, और बाद में वो ब्यूरोक्रेट इसमें झूठे सच्चे बिल डाल के इसको फिट कर देंगे। तो ये कोई करप्शन का केस बनना नहीं। फिर आप कहेंगे ये क्या है? ये पाकिस्तानी जनरल साहबान ने अब डाइवर्ट किया है। वो जो ऑपरेशंस करते हैं मीडिया के अंदर, आपकी साइकी के साथ खेलते हैं, उसमें कई दफ़ा अपने बच्चों को भी नीचे लेना पड़ता है। ये जिस तरीके से कई लोगों को उन्होंने हमारे अंदर घुसाया, उनको इजाजत है वो तगड़ी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट्स, और उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। उनका कोई सही नुकसान आपको कभी होते हुए नजर नहीं आया, लेकिन स्टेटमेंट्स बड़ी तगड़ी देते हैं। ये भी आपके मिजाज के साथ, आपकी साइकी के साथ खेलने की कोशिश होती है। आपको वो अपने लगते हैं, लेकिन वो हैं उनके, और उनको ये इजाजत है कि वो उन पर भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बाउंडेड रैशनैलिटी मुतय्यन कर दी गई इसके अंदर रहते हुए। अब क्योंकि इस वक्त जनरल साहबान की जरूरत यह है कि तनकीद उनकी तरफ ना आए, नोबेल पीस प्राइज की तरफ ना आए, फील्ड मार्शल साहब के दौरे पर ना आए, तो उन्होंने कहा कि ये भोंपू छोड़ दो बीच में कि 10 खरब की करप्शन हो गई। और उसके लिए वो अपना जो मोहरा है अंसार अब्बासी, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने ये खबर दे दी। ये खबर 1-2 दिन रुकी भी जा सकती थी, जाहिर है एन आज के दिन देना जरूरी नहीं थी। ये खबर कोई कल नहीं मिली उन्हें, तो इस खबर को बना के संवार के जानबूझ के आज के दिन, उधर से ईरान मिसाइल लॉन्च कर रहा था दूसरी तरफ, इधर से इन्होंने मरियम नवाज पर, तो मरियम भी बैठी सोच रही होंगी मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, अब आगे मैं क्या कहूँ। तो आग ऐसी लगाई मजा आ गया, तो खबर ऐसी लगाई मजा आ गया। तो आज हमारे जो मोतमदे खास लोग हैं, उन्होंने आज ये कार्रवाई डाली है कि उन्होंने मरियम साहबा को पाँव के नीचे लिया है। तो ये तो नून लीग को समझ आनी चाहिए कि वक्त हुआ जाता है, आज नहीं तो कल आपको पाँव के नीचे लगाया जाना है। और आप जरा गौर करें कि खबर भी जो सबसे बड़े मुनाफिक जर्नैली साहफी हैं, बल्कि करनैली साहफी हैं, करनैली होता तो नहीं है लफ्ज़, लेकिन इनके लिए बनाना पड़ेगा, तो जो करनैली साहफी हैं उनके लिए उन्होंने आज ये मरियम नवाज के खिलाफ खबर लगाई है। आगे मामला जो है वो आप खुद ही समझ लें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।